हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू सौम्या मैथ्स क्लासरूम। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई करने के लिए एकदम रेडी हो चुके होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, कल सुबह आपको एक क्लास मिली थी जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। मैंने सोचा था कि मैं एक ही क्लास में ख़त्म कर दूंगी सारे क्वेश्चंस, लेकिन क्लास थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाती, तो 2 पार्ट्स में तो ये ख़त्म ही हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज़ को। और अब मैं इधर साइड में आ जाती हूँ। देखिए, हम वेक्टर अलजेब्रा के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को पढ़ रहे थे, ये तो आपको पता ही होगा। तो अब हम कहाँ तक पढ़ चुके थे? क्वेश्चन नंबर 13 पे हम पहुँच गए थे। क्वेश्चन नंबर 13 हमने पढ़ लिया था और अब हमें इसे सीखना है। तो चलिए मैं गायब हो जाती हूँ और हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, if vector A comma vector B and vector C are unit vectors such that vector A plus vector B plus vector C is equals to 0, find the value of vector A dot vector B plus vector B dot vector C plus vector C dot vector A। चलिए अगले पेज पर चलकर इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 13 और हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, पहली बात तो आपको दी गई है कि ये तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं जो वेक्टर ए, बी एंड सी हैं। तो यूनिट वेक्टर होने का मतलब क्या हुआ? यूनिट वेक्टर होने का मतलब हो गया कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी इज इक्वल्स टू होगा 1। ठीक है, पहली चीज़ तो ये पता चल गई। दूसरा, आपको ये चीज़ दी ही हुई है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल्स टू 0 है। अब इन्हीं चीज़ों को यूज़ करके हमें वैल्यूज़ को निकालना है। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं। एक तरीका है हमारे पास, अगर हम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी से ही डॉट प्रोडक्ट करें तो हमें क्या मिलेगा? इससे हमें क्या मिलेगा? इधर मिलेगा, सॉरी 1 नहीं, यहाँ पे मिलेगा हमें 0। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो देखिए क्या क्या आएगा। 1 सेकेंड। देखिए, यहाँ पे हमें 0 अभी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे तो क्या आएगा? पहले तो आपका आएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का होल स्क्वायर। ठीक है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का होल स्क्वायर। ऐसा ही होगा, आप जानते हैं। जैसे कि आप क्या करते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आती है? मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर। तो उसी तरीके यहाँ पे वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी है और यहाँ पे भी ए प्लस बी प्लस सी है, तो हमारा यही आंसर आएगा। सॉरी। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, अब हम LHS को RHS में, RHS को LHS में लिख लेते हैं, या हम चाहें तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं इजीली। अब देखिए, इसे अंदर हम गुणा करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी का गुणा एक बार ए से होगा, एक बार बी से और एक बार सी से। आप जानते ही होंगे मल्टीप्लाई करना। तो ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, फिर प्लस वेक्टर ए का वेक्टर बी से होगा तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, प्लस वेक्टर ए का वेक्टर सी से होगा तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। इतना हो गया। फिर इसी तरीके बी का ए से, बी से, सी से, फिर सी का ए से, बी से, सी से, सबसे होगा। तो हम क्या करते हैं, इसे हम अगले ही पेज पे कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर तो पॉसिबल नहीं है, छोटा पड़ जाएगा पेज।
ओके, तो चलिए हम अगले पेज पे चलते हैं। अब यहाँ स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लाई करना। देखिए सबसे पहले क्या आता, वेक्टर ए का डॉट वेक्टर ए से होता, फिर वेक्टर ए का मल्टीप्लाई वेक्टर बी से होता, फिर वेक्टर ए का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर सी से होता, फिर अब ए का ए बी सी तीनों से हो चुका, वेक्टर बी का वेक्टर ए से होता, फिर वेक्टर बी का वेक्टर बी से होगा, फिर वेक्टर बी का वेक्टर सी से होगा। अब फिर प्लस करेंगे, अब बी का भी ए बी सी तीनों से हो चुका है, अब वेक्टर सी का वेक्टर ए से होगा, फिर वेक्टर सी का वेक्टर बी से होगा, और फिर वेक्टर सी का वेक्टर सी से होगा। ये माइनस नहीं है, यहाँ पे डॉट है। इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, इसका होल स्क्वायर है। अब आप जानते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, इसकी वैल्यू क्या है, ज़ीरो। तो ज़ीरो के मॉडुलस का होल स्क्वायर भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये इतना सब ना लिख करके हम डायरेक्ट इसके इक्वल टू में ज़ीरो लिख सकते हैं। अब मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया था, ये हो गया ज़ीरो। अब इसे अगर हम और सॉल्व करें तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए जहाँ पे है, कलर चेंज कर लेते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए जहाँ पे है वो हो जाएगा वेक्टर ए के मॉड का होल स्क्वायर। फिर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वेक्टर ए बी आ रहा है और यहाँ पे वेक्टर बी ए आ रहा है, ये दोनों मिलकर हो जाएंगे टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। फिर यहाँ पे ए सी आ रहा है और एक जगह पर सी ए आएगा, तो ये हो जाएगा टू वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, प्लस इसी तरह टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी भी आएगा। इसी तरह से यहाँ पे जैसे यहाँ पे मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर आया है, वैसे मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर भी आएगा। इसे यहीं लिख देना था, कोई बात नहीं, अलग ही लिख देते हैं। वेक्टर सी के मॉडुलस का होल स्क्वायर भी आएगा और वैल्यू उसकी क्या होगी, ज़ीरो होगी। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आई। यहाँ पे जहाँ बी डॉट बी है इसको हमने वेक्टर बी का होल स्क्वायर लिख लिया, जहाँ सी डॉट सी है इसे सी का होल स्क्वायर लिख लिया, जहाँ ए डॉट ए है इसे ए का होल स्क्वायर लिख लिया, और बाकी ए बी और बी ए मिलके टू ए बी बन जाएंगे, ए सी और सी ए मिलके टू सी ए बन जाएंगे, बी सी और बी ए सी बी मिल करके टू बी सी बन जाएंगे। अब इतना हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे देखिए क्या क्या कर सकते हैं, हम अभी यहीं देख लेते हैं। पहली बात तो यहाँ तीनों जगह से टू कॉमन हो सकता है, एक तो काम ये हो सकता है, और दूसरा हम जानते हैं कि ए बी और सी ये तीनों क्या है, यूनिट वेक्टर हैं। तो यूनिट वेक्टर के मॉडुलस क्या होगा, यूनिट वेक्टर का मॉडुलस 1 होता है, और यानी कि मॉडुलस का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड। मॉडुलस और कुछ नहीं, मैग्नीट्यूड निकालता है। तो मॉडुलस यानी मैग्नीट्यूड क्या होगा, यूनिट वेक्टर का 1 होगा, तो उसका होल स्क्वायर भी 1 होगा। तो जो हमारा ये पोर्शन है वेक्टर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर वाला, इसकी जगह पे तो हम 1 पुट कर सकते हैं, और उसके बाद में जो और चीज़ें हैं उनसे हम 2 कॉमन ले सकते हैं। तो अगले पेज पे करते हैं ये कारनामा। ठीक है, अब यहाँ पे 1 मॉड ऑफ वेक्टर 1 मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर की जगह पे 1 रख दिया, मॉड ऑफ वेक्टर बी के होल स्क्वायर की जगह पे भी 1 रख दिया, और मॉड ऑफ वेक्टर सी के होल स्क्वायर की जगह पे भी 1 रख दिया। ये 3 1 हो गए। फिर 2 कॉमन ले लिया, किससे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी से, प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी से, और प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए से। ठीक है, और इक्वल टू क्या था, 0 था। अब ये ऐड होंगे 1 1 1, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हम अगर वैल्यू निकालें तो देखिए आपको वैल्यू निकालनी ही किसकी थी, वैल्यू आपको इसी चीज़ की निकालनी थी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी वेक्टर प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए की वैल्यू ही आपको निकालनी थी। तो ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, क्योंकि जिस चीज़ की वैल्यू निकालनी है उसे LHS में रखेंगे, बाकी सब RHS में जाएगा। अब ये यहाँ +3 है,
RHS में जाएगा -3 हो जाएगा, और ये यहाँ पे इसके इनटू में 2 है तो ये यहाँ जाएगा तो अपॉन में हो जाएगा। यानी वैल्यू क्या आएगी आपकी, ये वैल्यू आएगी आपकी ये, ठीक है। A डॉट B, B डॉट C, C डॉट A इज इक्वल टू -3/2 होगा। अब हम अपना आंसर मैच कर लेते हैं और एकदम सही आंसर आया। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या पूछा है, इफ़ ईदर वेक्टर A इज इक्वल्स टू वेक्टर 0 और वेक्टर B इज इक्वल टू वेक्टर 0, देन वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल्स टू 0, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। ओके, जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखिए अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं और दोनों ज़ीरो वेक्टर हैं, यानी एक वेक्टर A है उसका भी क्या है, वो भी एक ज़ीरो वेक्टर है, और वेक्टर B है वो भी एक ज़ीरो वेक्टर है, तो दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे यानी डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो भी ज़ीरो होगा। लेकिन अगर किन्हीं दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो है तो ज़रूरी नहीं कि दोनों वेक्टर ज़ीरो वेक्टर हों, यही मतलब है इसका। यानी एक तरफ तो आपको दिया है कि अगर ज़ीरो वाले वेक्टर्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे, उनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो ज़ीरो होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पहले से जिसका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो ही हो वो, यानी कोई ये एक मात्र कंडीशन नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा वेक्टर हो जो नॉन ज़ीरो हो, दो वेक्टर्स ऐसे हों जो नॉन ज़ीरो हों लेकिन उनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो हो, तो आपको यही प्रूफ करना है। तो इसके लिए आपको एक ऐसा वेक्टर सपोज, एक नहीं दो ऐसे वेक्टर सपोज करने होंगे जो ज़ीरो वेक्टर ना हो, उनमें वो ज़ीरो वेक्टर ना हो लेकिन उनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो हो, और बस आप उनको पहले तो आप सपोज करेंगे दो वेक्टर्स को, उसके बाद में उनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे और उसको दिखा देंगे कि ज़ीरो आ रहा है, और बस वहाँ पे आप लिख देंगे कि अब प्रूफ हो गया, क्योंकि आपने दिखा दिया कि आपने एक दो ऐसे लिए वेक्टर्स जो नॉन ज़ीरो थे और उनका प्रोडक्ट निकाल के दिखा दिया कि वो ज़ीरो के इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपने ये प्रूफ कर दिया कि ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों वेक्टर ज़ीरो वेक्टर ही होने चाहिए। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको इसे कर लेना है, इसे एक बार सॉल्व करके ही जाइएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में है, इफ़ द वर्टिसेस ऑफ वर्टिसेस ABC ऑफ अ ट्रायंगल ABC आर दीज रिस्पेक्टिवली देन फाइंड एंगल ABC। और एंगल ABC के बारे में दिया हुआ है, एंगल ABC इज़ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स वेक्टर BA एंड वेक्टर BC। तो ये भी बहुत इजी है आपके लिए, इसमें कोई भी डिफ़िकल्ट नहीं है कुछ भी। सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, आप ये 1 2 3 -1 0 0 0 1 2 इनसे अपना वेक्टर एक तैयार कर सकते हैं, जिसका नाम आप रखेंगे OA, वेक्टर OB और वेक्टर OC। फिर उसके बाद में आप एंगल निकाल सकते हैं, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। ओके, फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 है, शो दैट द पॉइंट्स A B C आर कोलिनियर। ओके, तो कोलिनियर भी आपने बहुत बार देखा है, कोलिनियर भी आपने बहुत बार प्रूफ किया है। ये भी 3 पॉइंट्स हैं, इनसे आप वेक्टर OA, वेक्टर OB, वेक्टर OC निकालेंगे। फिर उससे आप क्या करेंगे, वेक्टर AB, वेक्टर BC और वेक्टर CA निकालेंगे। आप जानते थे कैसे, जैसे B - A किया आपने, वेक्टर BA निकल आएगा, AB निकल आएगा। फिर BC निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, BC निकालने के लिए वेक्टर C माइनस वेक्टर B करना होगा। इससे आप वेक्टर्स को निकाल लेंगे और फिर आप दिखाएंगे कि दो छोटे जो आएंगे और फिर उनका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। अब उनमें दो छोटे होंगे मैग्नीट्यूड और एक का सबसे बड़ा होगा, तो आप दिखाएंगे कि छोटे वाले दोनों मैग्नीट्यूड को ऐड करने पे बड़े वाले का मिल जाता है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों क्या हैं, कोलिनियर है। ओके, ठीक है। अब ऐसे कोलिनियर कैसे ये हम प्रूव करते हैं ये मैं आपको एक बार बता देती हूँ। देखिए क्यों ये ऐसा आता है, ये अगर आप समझ लें तो आपको समझ में आ जाएगा बहुत जल्दी। देखिए कोलिनियर होने का मतलब क्या है, एक लाइन में होना। जैसे ये हमारा पॉइंट A है, ये हमारा पॉइंट C है और ये कोई पॉइंट B है, ठीक है। अब इनको आप कोलिनियर कैसे प्रूव करेंगे,
ऐसे प्रूफ कर सकते हैं कि ये तीनों एक सीध में है। एक सीध मतलब एक ही पॉइंट पे है। कैसे हैं देखिए, एक ही लाइन पे है, एक ही पॉइंट पे नहीं है, एक ही लाइन पे है। आप क्या करें, मान लीजिए ए से बी की दूरी 5 किलोमीटर है और बी से सी की दूरी 6 किलोमीटर है, ठीक है। अब अगर आप दिखा दें कि ए से सी तक की दूरी 11 किलोमीटर है, तो इसका मतलब है कि जो बी पॉइंट है वो ए और सी के रास्ते में ही पड़ता है, क्योंकि ए से बी तक आप गए 5 किलोमीटर चले, बी से सी तक गए 6 किलोमीटर चले, और इन दोनों को ऐड करने पे आप कुल कितना चले, 11 किलोमीटर चले। तो अगर आप दिखा दें कि ए से सी तक अगर आप डायरेक्ट जाएँ तो आपको 11 किलोमीटर ही चलना पड़ता है, तो इसका मतलब है कि आप दिखा देंगे कि ये दोनों वेक्टर कोलिनियर हैं, ठीक है। तो अब तीनों कोलिनियर हैं, तो इसी तरीके आप वेक्टर ए बी निकालेंगे और वेक्टर बी सी निकालेंगे। तो वेक्टर ए बी में यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी, बी सी में यहाँ तक की हो जाएगी। अब देखिए डिस्टेंस की बात नहीं है, ये तो आपको मैं एग्जांपल से समझा रही थी, वेक्टर की बात है, ठीक है। जो इसका मॉडुलस आएगा, वेक्टर ए बी का मॉडुलस और वेक्टर बी सी का मॉडुलस, दोनों को ऐड करने पे अगर ए सी का मॉडुलस हमें मिल जाता है तो उसका मतलब क्या है, तीनों एक ही लाइन पर हैं। बस यही चीज़ आपको वहाँ पर प्रूफ करनी है। ओके, आई होप आप ये कर लेंगे। फिर उसके बाद में अब अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 16, कहाँ गया, 16, हाँ 16 की बात हमने कर ली है। अब बचे हैं 17 और 18 दो क्वेश्चन, इन्हें भी देख लेते हैं कि इनमें से कुछ बताने लायक है या नहीं। शो दैट द वेक्टर्स 2i - j + ki - 3j दिस फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये भी आपको एक बार मैंने बता दिया है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको वेक्टर ए बी निकालना है, वेक्टर बी सी निकालना है, वेक्टर सी ए निकालना है, तीनों के मॉडुलस निकालने हैं। फिर आपको क्या दिखाना है, आपको पाइथागोरियन जो थ्योरम होती है बिल्कुल उसी तरीके से आपको दिखाना है। वेक्टर ए बी का होल स्क्वायर प्लस वेक्टर बी सी का जब हम होल स्क्वायर करेंगे वो वेक्टर सी ए के होल स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, इनके मॉडुलस का स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या होगा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो आपको बस इतना ही प्रूफ करना है, ठीक है। तो इससे क्या प्रूफ हो जाएगा कि ये किसी राइट एंगल ट्रायंगल की वर्टिसेस हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, जो छोटा सा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है और अच्छा भी है। इफ़ वेक्टर ए इज़ अ नॉन ज़ीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए एंड लैम्डा a non-zero scalar, then lambda vector a is a unit vector if, इन 4 ऑप्शंस में से आपको चुनना है, ठीक है। देखिए वेक्टर ए इज़ अ नॉन ज़ीरो वेक्टर, एक तो नॉन ज़ीरो है, ऑफ मैग्नीट्यूड ए, यानी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या है, ए है, एंड लैम्डा इज़ अ नॉन ज़ीरो स्केलर, और लैम्डा एक ऐसा स्केलर है जो नॉन ज़ीरो है। देन लैम्डा इंटू वेक्टर ए इज़ अ यूनिट वेक्टर, लैम्डा इंटू वेक्टर ए की वैल्यू यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर वैल्यू का मतलब क्या हुआ, मॉडुलस, यानी लैम्डा इंटू वेक्टर ए यूनिट वेक्टर कब हो सकता है, जब लैम्डा इंटू वेक्टर ए का मॉडुलस क्या हो, 1 के बराबर हो, तभी तो हो सकता है। अब इससे क्या निकलेगा, मॉडुलस ऑफ लैम्डा डॉट मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 1, इतना आपने बता दिया। उसके बाद में अब यहाँ पे आपको लैम्डा का मॉडुलस यानी लैम्डा का मैग्नीट्यूड आपको नहीं पता है, बस इतना दिया गया लैम्डा के बारे में कि लैम्डा इज़ अ नॉन ज़ीरो स्केलर। बट वेक्टर ए के बारे में आपको दिया हुआ है कि वेक्टर ए इज़ अ नॉन ज़ीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो आपका वेक्टर ए दिया हुआ है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, इसकी जगह पे आप क्या रख सकते हैं, स्मॉल ए रख सकते हैं। यहाँ पे हो गया मॉडुलस ऑफ लैम्डा इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्या है, स्मॉल ए है, क्योंकि दिया हुआ है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ए है, और इज इक्वल्स टू में क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, क्योंकि हमें दिखाना है कि ये यूनिट वेक्टर है। अब इसका मतलब क्या है, जब हम यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे तो ए की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन मॉड ऑफ लैम्डा, और ये हमारे 4th ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसलिए हमारा 4th ऑप्शन करेक्ट है। यानी कि कौन सी कंडीशन होगी, ए इज इक्वल्स टू 1/लैम्डा मॉडुलस ऑफ लैम्डा अगर होगा तो हमारा ये वेक्टर एक यूनिट वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने सारे क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं, सारे तो नहीं कराए हैं खैर, लेकिन मैंने आपको हिंट्स दे दी हैं। अब इसके हिसाब से आप बहुत आराम से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करके देख सकते हैं।
और जो क्वेश्चन नहीं आएगा इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने आपसे ये कहा है कि मैं आपको बिल्कुल नहीं बताने वाली हूँ। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ना आए जिसमें मैंने हिंट दी थी, अगर आप उसे ना सॉल्व कर पाए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना करके डाल दूँगी, ठीक है। अब हम शुरू करेंगे अपनी एक्सरसाइज 10.4 को और कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी ये ख़त्म हो सके उसे हम ख़त्म कर लें। इसमें 12 ही क्वेश्चन हैं और इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगेंगे वही मैं आपको बताऊंगी, और जो ऐसे होंगे जो इम्पॉर्टेंट के साथ इजी भी होंगे उनमें मैं आपको हिंट दे दूंगी, बाकी आप उन्हें सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी और फिर से मैं प्रकट हो जाती हूँ एक बार। आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और वीडियो को बहुत सारे लोगों के बीच में शेयर करें और लोगों को बताएं कि एक ऐसा चैनल है जो आपको फ्री में आपकी प्रिपरेशन करा रहा है मैथमेटिक्स की क्लास। मतलब हमारा तो टारगेट है पूरा 1 to 12 का, ठीक है। अभी मैंने जो 6 से 12 वाली क्लासेस डालना स्टार्ट किया था उसे थोड़ा पोस्टपोन कर दिया क्योंकि अभी मैथमेटिक्स की ये क्लासेस पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो अभी आपको मिल रही हैं। फिर उसके बाद में जैसे ही आपके एग्ज़ाम हो जाते हैं उसके बाद में वो क्लासेस कंटिन्यू हो जाएंगी। तो आई होप आप सब अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और कॉन्फिडेंट होंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।